गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो, तो वर्क पावर एनर्जी में वर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर का। जल्दी से मैं एक समरी में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वर्क बेसिकली होता क्या है। तो वर्क एक प्रोसेस है बेसिकली, या हम ये कह सकते हैं कि वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो सकती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना, एक तरह से। तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर आप कोई फोर्स लगाते हो F और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है S, तो वर्क डन जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, F डॉट S। ओपन करते हैं तो एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा की टर्म आ रही है। हमें पता है कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में हो सकता है। जब थीटा एक्यूट होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस हो तो वर्क डन नेगेटिव आ जाता है। सिमिलरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 भी आ जाता है। वेरिएबल फोर्स अगर आ जाए तो फॉर्मूला यूज किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। यहाँ ds वेक्टर को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और बहुत जरूरी है याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसमें थोड़ा x में चलते हैं, थोड़ा y में और थोड़ा z में, dx dy j और dz k, और इसका मतलब होता है एरिया अंडर fs कर्व, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चंस भी किए हमने, फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो एक जनरल आइडिया आपको लग गया कि वर्क होता क्या है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वर्क डन के ऊपर। हर एक टाइप हम कवर करने वाले हैं, पर वो पढ़ने से पहले एक फोर्स के बारे में हमें टर्म पढ़नी है, जो कि है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो तरह से इन्हें क्लासिफाई किया जाएगा, यहाँ लिख लो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हाँ, उसी में आगे लिख लो, वर्क के अंदर ही। तो वैसे हमने फोर्सेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद हो आपको अगर, एनएलएम की शुरुआत में, ठीक है। ये दूसरे तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये दूसरा तरीका है। यहाँ बोला गया कि दुनिया के जितने भी फोर्सेस हैं, उनमें से मोस्टली जिनके साथ हम डील करते हैं, उन फोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरे कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल मैं एक आध दे देता हूं आपको। इसका एग्जांपल होता है ग्रेविटी, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फोर्स आप कह सकते हो, चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ये 12th में आएगा। 11th का ही दूसरा फोर्स अगर मैं बोलूं तो स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कंजर्वेटिव होता क्या है, मैं बस बता रहा हूँ कि कंजर्वेटिव ये सब होते हैं, तो आपके डे टू डे लाइफ में आएंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सिर्फ एक ही है जो हमारे सिलेबस में है, वो है फ्रिक्शन, या कहीं पे इसे लिखा जाएगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन होता है फ्लूइड में, है ना। फ्लूइड आपको पता है क्या होता है, लिक्विड और गैसेस का कंबाइंड नाम फ्लूइड है। तो उनकी लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं, अलग से चैप्टर है, अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी इतना याद रखो हमारे लिए, कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव यानी कि फ्रिक्शन। समझ आया? देख लो, पहली चीज कंजर्वेटिव फोर्स। तो मान लो कि एक पॉइंट ये था A और एक पॉइंट था ये B, और कोई ऑब्जेक्ट थी जिसे मैं किसी फोर्स की मदद से A पॉइंट से B पॉइंट लेके जाना चाहता हूं। तो आप देख सकते हो सबसे छोटा सर अब डिस्कनेक्ट हो गए शायद। स्ट्रेट लाइन में अगर हम चलते हैं
तो ये सर सबसे आप छोटा डिस्कनेक्ट रास्ता हो गए थे। हाँ पर दिखाई दे रहा है ना अभी तो। हाँ अभी तो आया। ए से बी जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता जो मैं कवर करूंगा वो ये स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता है। तो आपने कुछ फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, उसे मैं कह देता हूँ W1। पर मान लो कि मैं इस तरह से उसे लेके आता, इस रास्ते से, तो वर्क डन क्या होता? W2। मान लो आप किसी और रास्ते से लेके आते और वर्क डन होता W3। अगर वर्क डन W1 ये इक्वल हो W2 के, ये इक्वल हो W3 के, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई? इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ आई? अगर किसी फोर्स का वर्क डन आप एक्चुअली किस पाथ से जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है। देख लो, ठीक है ना? इफ वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स only on the initial and final position, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सर आप ये फिगर वाला एक बार रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो पाथ में सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि आप ए से बी जाने के लिए तीन अलग रास्तों को यूज करते हो। सबसे छोटा रास्ता स्ट्रेट लाइन था तो उसमें वर्क हुआ होगा W1। फिर एक दूसरा रास्ता है, एक तीसरा रास्ता है, सब में मान लो वर्क डन W1 W2 W3 है। तो अगर ये जो वर्क आए वो पाथ से इंडिपेंडेंट आ जाए तो हम कह देते हैं फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। कोई दिक्कत? नो सर। तो बताओ ऐसे फोर्स का वर्क डन एक क्लोज्ड लूप में कितना होगा? सर्कल मतलब क्लोज लूप में। बात समझ आ रही है? मैं अगर यहां से ऑब्जेक्ट को शुरू करूं फोर्स से खींचना और मैं दुनिया जहां में ऐसे घुमा के और वापस यहीं ले आऊं, तो हमें पता है इसका वर्क डन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप पहली जगह पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो इसका वर्क डन क्या होगा? 0। तो ये भी डेफिनेशन होती है कंजर्वेटिव फोर्स की, यानी कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। सबको मतलब क्लियर हो गया कंजर्वेटिव का? अब बात है हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है? मैंने आपको ग्रेविटी एग्जांपल दे दिया, स्प्रिंग फोर्स एग्जांपल दे दिया, तो चलो आप ये मान लोगे जब भी ग्रेविटी फोर्स में यूज करूंगा तो मैं कंजर्वेटिव मान लूंगा, और जब भी स्प्रिंग का फोर्स यूज करेंगे तो कंजर्वेटिव मान लेंगे। पर इनके अलावा कोई अगर फोर्स दिया गया हो तो फिर हम कैसे पता करें? हाँ, तो तीन ही टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं नेचर में। वो तीनों टाइप के फोर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उनका वर्क डन कैसे निकालते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लो, कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इसमें टाइप वन है जिसे कहा जाता है कांस्टेंट फोर्स। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कोई फोर्स दिया गया है और वो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव ही होगा। बात समझे? कैसा होगा? कंजर्वेटिव ही होगा अगर कांस्टेंट दिया हुआ है।
यानी इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, जैसे फोर्स हो आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहां पर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। तो बताइए कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आप कैसे निकालोगे? बता चुका हूं मैं, एफ डॉट एस कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, तो वेक्टर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से आपका वर्क डन आ जाएगा। तो ये एक टाइप ना अचानक पहले ही कवर हो जाता है। एक क्वेश्चन में देता हूं ताकि आपको क्लियर भी रहे। एन ऑब्जेक्ट पूरा के माइनस 9 जे के प्लस बेटा वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा हाँ 4 इन प्लस 9 हाँ 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 4 प्लस 9 प्लस -6 -6 कैसे कंजर्वेटिव फोर्स होगा? मतलब उसका वर्क डन नहीं डिपेंड करता पाथ के ऊपर, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। निकाल के देखेंगे हम अलग से, स्प्रिंग का भी निकालेंगे, ग्रेविटी का भी निकालेंगे। तो हम जो अननोन फोर्स कभी भी लगाते पुल पुश और वो सब हो गया सर। एनर्जी का लॉस भी होता है। सर -4 आया 4 आया। तो देखो ए से जाना है, ए है 2 3 और -1, और यहां से जाना है 4, 0, -2। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर, यानी बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट। 4 - 2 आई कैप प्लस 0 - 3 जे कैप प्लस -2 -1 के कैप। क्या आया? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें कितना मिलेगा? 2 आई कैप -3 जे कैप -k कैप। और वर्क डन आप सिंपली क्या बता सकते हो? F यानी 2i प्लस 3j -k का डॉट 2i -3j -k, डॉट प्रोडक्ट करना आता है। i को i से, j को j से, k को k। तो 2 2 ज़ा 4 -9 प्लस 1। अरे सर हाँ समझ आया? और कराने की तो इसमें जरूरत नहीं है शायद, ये तो हम देख चुके थे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 1 तो हमारा पहले भी देखा हुआ था। टाइप 2 होता है जब आपको फोर्स इस फॉर्मेट में दिया गया हो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। यानी अब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स वेरिएबल होगा, लेकिन आई कैप में जो फंक्शन हो वो एक्स का होना चाहिए, जे कैप में जो फंक्शन हो वो वाई का होना चाहिए, और के कैप में जो फंक्शन हो वो जेड का होना चाहिए। बात समझ आ रही है? हाँ। तो ऐसे टाइप के फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। समझ पा रहे हो या नहीं?
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह देता हूं कि पहले देख लो, फोर्स मान लो मुझे दिया गया था एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप माइनस जेड के कैप, ठीक है ना, और आपको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम ए, जिसको मैं ले लेता हूँ 0 1 2 से बी, जिसे ले लेते हैं 1 1 और 2, डिस्प्लेस ही नहीं होगा 0। समझ आ रहा है? तो ये हमें फोर्स दिया गया है, कैसे पैरेलल कैलकुलेटर, तो क्लियर हो गया ना। आई कैप में एक्स का फंक्शन, जे कैप में वाई और के कैप में जेड का फंक्शन। कर रहा है, अब तो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, देखो वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, करना वही है। वेरिएबल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। देख लो, ये पहली बार ऐसा इंटीग्रेशन देखते हैं, फिजिक्स में काफी यूज होगा। एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप माइनस जेड के कैप डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप Very small प्लस displacement. के कैप। जो बताया था वो याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है करना, एक्स से बाकी सब X जीरो हो जाएगा dx कि नहीं plus जाएगा। y square dy, हाँ. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, अरे समझ आया, प्लस वाई वाली टर्म, अरे जे वाली जे से होती है ना, तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस देखने में गलती कर दी, ठीक है, कोई बात तो नहीं है, माइनस जेड क्या लिख देंगे, डी जेड। समझ आया। अब हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट, इसे सेपरेट करने से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड। बात समझ आई। dx जहां लिखा है वहां लिमिट किसकी लगेगी, एक्स कोऑर्डिनेट की। कहां से कहां जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो 0 से 1, यहाँ कहां से कहां जा रहा है, और ये अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट है 0 से 1 प्लस y का लिमिट है 1 से 1 माइनस 2 से 0। पुट करेंगे अगर, तो यहाँ मिला हमें 1/2 माइनस 0 प्लस यहाँ मिल गया हमें 1/3 माइनस 1/3 माइनस यहाँ मिल गया हमें 0 माइनस 2। अरे वो तो मैथ्स है, तो ये हो गया हाफ प्लस 2। समझ आया, देख लो। तो अब समझ आए डीएस वेक्टर वो क्यों लिया था, वरना अगर डीएक्स नहीं होता ना तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, ऑपरेटर होना तो जरूरी है ना, ऑपरेटर यहीं से आता है।
कॉपी? नहीं हुआ? -64/3, 65/3. Okay. स्क्रीन शेयरिंग रुक गई। -65/3 दो लोगों का आ गया है, 3 लोगों का आ गया है -65/3। सही है सर। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं मेन मींस ऐसे और क्या, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा खासा सवाल है, वर्क डन पूछा गया है। अब इसी में पूछ सकता था फाइंड द स्पीड आफ्टर अरे मैं हाँ ये डिस्प्लेसमेंट ये, तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हो जाएगी, Minus पर वर्क इज इक्वल टू एनर्जी करना होता है। आगे देखो, लेकिन 2 साल बाद पढ़ाने इजी ही है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सीख गए ना तो आगे की चीजें बहुत आसान लगेंगी, और नहीं सीखे तो फिर खत्म हो जाएगा। पूरा साल करोगे? हाँ भाई, मैं इतना तेज नहीं। क्या आ जाएगा यहाँ से हमें मिलेगा x² dx, है कि नहीं, प्लस 4 बाहर आ सकता है y dy माइनस 3z बाहर आ सकता, d बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ z² dz। लिमिट लगाएंगे हम 1 to 2 x गया है, 0 to 1 y गया है, और 1 to 3 z गया है। यहाँ से आपको मिल जाएगा x³/3, और लिमिट है 1 से 2, प्लस y²/2, तो 2 into y², लिमिट है 0 to 1, माइनस z³/3 यानी कि z³, लिमिट है 1 से 3। यहाँ से आपको मिल गया 8/3 माइनस 1/3 प्लस 2 into 1 माइनस 27 माइनस 1, ये आ रहा है हमारा -65/3। समझ आ गया? एक और करें, सेम नहीं सर, कैलकुलेशन ही बना। शायद तो सेम ही रहेगा। सर 1 सेकंड सर, कॉपी कर। करेगा कॉपी करने आया है भाई, कॉपी तो करके जाएगा कैसे? खुद से करना था भाई सवाल, कॉपी क्या कर रहे हो? नहीं आया समझ तो पूछो ना कि समझ नहीं आया, बोलो ना, मतलब ऐसा। हाँ छोटा सा दे देता हूँ, एक चीज बताना चाह रहा हूँ बस।
कैसे होगा? एक ही वर्क डन आएगा ना, आंसर तो एक ही आएगा। मल्टीपल करेक्ट। चलो क्या आएगा इसमें? अच्छा, यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है? क्या डिफरेंस है? जेड में चल ही नहीं रहा तो वैलिड है, फोर्स नहीं है बस। एक बात नहीं समझ, अगर 10 फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो किसी एक का वर्क डन पूछा जा सकता है ना सवाल में। हो सकता है कोई और फोर्स हो जो उसे जेड में ले गया हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस फोर्स ने इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान कितना वर्क किया होगा। बात समझ आ रही है? तो आपको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और कुछ डिफरेंस है? -3 जूल। एक्स के फंक्शन में एक्स नहीं है तो चलेगा क्या? अरे बोलो। तो ये टाइप 2 में आता है, इसको यहाँ लिख लो कि या तो फंक्शन x का आई कैप में होना चाहिए या वहां कांस्टेंट हो सकता है। y के अंदर, सॉरी j के अंदर y का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट हो सकता है। सिमिलरली k के अंदर z का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट हो सकता है। बात समझ आ रही है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने कांस्टेंट का अलग लिखा है और ये वेरिएबल का अलग लिखा है। पर वो लोग क्या करते हैं, मिक्स इस तरह से कर देते हैं कि उनने आई कैप में तो कांस्टेंट फोर्स दे दिया और जे कैप में वेरिएबल फोर्स दे दिया। तो भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। बात समझ आई? -3 जूल। इन प्लेस ऑफ फंक्शंस कांस्टेंट फोर्स कैन बी प्रेजेंट। फंक्शन की जगह पे कांस्टेंट फोर्स भी दिया हुआ हो सकता है। तो आप तो इस वाले का आंसर बता दो बस, जो मैंने क्वेश्चन दिया। -3। 9 3 और -3। -3 सर -3 आया। -3। इसका सबसे अलग है। -3 आएगा। -3 सर बताएंगे। -3 जूल। समझ आया? करने का तरीका क्या कर देंगे, dxi जिनको डायरेक्टली दिख रहा है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, दिखना चाहिए डायरेक्टली दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा तो मैं कह रहा हूँ कैसा भी क्वेश्चन आए इस मेथड से करोगे आपका आंसर जरूर आएगा। यहाँ मिल जाएगा 3dx प्लस 4 इंटीग्रेशन y dy। z वाली टर्म तो गायब ही हो जाएगी। लिमिट डाल देते हैं, x की लिमिट है हमारे पास 2 से 1 और y की लिमिट है 0 से 0, तो गायब ही हो। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ 3 इंटू 1 - 2 यानी कि -3। क्लियर है? चलिए टाइप 3 के ऊपर चलते हैं। तीसरा टाइप कहलाता है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। थोड़ा हाईफाई नाम है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। इसमें जो आपका फोर्स दिया रहता है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आई कैप में हो सकता है, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जे कैप में हो सकता है, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के कैप में हो सकता है। इसे ध्यान से देख लें थोड़ा सा, ये पहले नहीं देखा है आपने। ठीक है, तो मान लो कि मुझे फोर्स दिया गया है
2xy cube I cap प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप, और आपसे वर्क डन पूछा जाए टू डिस्प्लेस फ्रॉम, मैं लेता हूँ 2,1 to 0,4। समझ आया? करने का मेथड एग्जैक्टली सेम है। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वर्क डन ये होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2x y क्यूब I कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप का डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप। dz में लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि z वाली हमारे पास टर्म नहीं है, ठीक है ना, k वाली। यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर y स्क्वायर dy। अब बात यह है, ये हमें सिखाया गया था कि अगर फंक्शन x में है तो वो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो पाता है, और फंक्शन y में है तो वो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो पाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास dx के साथ जो फंक्शन है उसमें x भी है और y भी है। सिमिलरली जो dy के साथ फंक्शन है उसमें x भी है और y भी है। तो यहाँ से दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चेक परफॉर्म करते हैं। जब भी ऐसी जगह पे आप पहुंचते हो तो आपको क्या परफॉर्म करना है, एक चेक, और इसे कहते हैं चेक फॉर परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, कि कहीं ये फॉर्म तो नहीं बन रही। इसमें करना क्या होता है, आपको करना होता है डिफरेंशिएट, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, एक सेकंड सोचने दो जरा। इंटीग्रेट, ठीक है ना, होता है क्या? अच्छा ठीक है, भूला नहीं हूं मैं, सोच रहा हूँ बस, भूला ही था। पार्शियल में क्या करना होता है, इंटीग्रेट। अब एक बात बताओ, पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता है ना। तो फंक्शन क्योंकि x में है, y में है, और z भी हो सकता है होता, मैं तो जनरल बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें करना है पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x के साथ पार्शियल इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि वेरिएबल सिर्फ x है और y और z क्या है, कांस्टेंट। अरे बात समझ आई, ध्यान से सुन लो, हंसो मत। पार्शियल इंटीग्रेशन विद प्लीज मत हंसाओ भाई, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या हो जाता है कि x है आपका वेरिएबल, और जो कुछ दिया गया हो y, z, ये हो गया आपके लिए कांस्टेंट। तो बताइए, अब अगर सिर्फ x वेरिएबल है तो x का इंटीग्रेशन क्या था, तो आपको मिलता है 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई क्यूब, जो कि क्या बन जाता, x स्क्वायर वाई क्यूब। समझ आ रहा है? अब मैं क्या करता, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। पार्शियल इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, समझ गए? तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर y क्यूब। हेलो सर, चलो ठीक है। तो पार्शियली हम क्या कर देंगे, ऑनलाइन वाला आ गया कि नहीं आया? आ गए तो सर। आ गए। हाँ सर। पार्शियली इंटीग्रेट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब क्या है, अरे बोलो ना, कि y स्क्वायर y x स्क्वायर y y क्यूब। है वाई को बस वेरिएबल मानना, बाकी सब कांस्टेंट। x, z है कांस्टेंट।
तो बताइए क्या आएगा? 3x भी आएगा। 3x स्क्वायर वाई क्यूब बाय 3, यानी कि क्या मिला? एक्स बार वाई क्यूब। सेम चीज मिली क्या? तो यही दो चीजें हो सकती थी। अगर तीसरी भी टर्म होती तो उसको पार्शियली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z कर देते। अगर तीनों एग्जैक्टली सेम आते हैं तभी आपका फोर्स कंजर्वेटिव था। अगर तीनों अलग अलग, तीनों में से कोई भी एक अलग आ जाता है तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव था और हम उसे नॉन कंजर्वेटिव के हिसाब से करेंगे। बात समझ आई? तो इसे आप आगे सॉल्व कब कर सकते हो? जब ये तीनों क्या आ जाए सेम, तीसरा है नहीं तो दोनों क्या आ जाए सेम। तो इसे लिखा जाता है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। फैंसी तरीका है लिखने का। इसका मतलब होता है सीधे इस पूरी चीज का, ये जो पूरी चीज थी, इस पूरी चीज का जो सॉल्यूशन है वो वही कॉमन आंसर है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये इनका इंटीग्रेशन है। बात समझ आई? तो यहाँ पे कॉमन आएगा, वही आपका आंसर है। अब आपको लिमिट लगानी है। क्या थी लिमिट? 2,1 से 0,4। 2,1 से लेके 0,4 एक साथ लगती है दोस्त। एक बार ऊपर वाला कोऑर्डिनेट पूरा पुट कर दो तो क्या लिखोगे? 0 का स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 का क्यूब। कितना है भाई? समझ आ रहा है? तो फॉर फोर्स टू बी कंजर्वेटिव, फॉर फोर्स टू बी कंजर्वेटिव, all partial integral terms must be same. अलग आ गया तो क्वेश्चन। अरे रुक जाओ यार, तो भागते क्यों इतना? ठीक है, मस्ट बी सेम। और अगर ये सेम नहीं होता तो फिर हम इस तरह से नहीं लिख सकते जो मैंने यहाँ पे लिखा है। करो कॉपी। तो ये जो मैंने इतना लंबा किया है ना, इसे तुरंत क्वेश्चन देखते ही कर सकते हो। जैसे ही सवाल देखिए वहीं पे उसको इंटीग्रेशन, ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करे जा रहे हो टाइम पास। अपन ऑब्जेक्टिव पेपर है अपना, समझ आ रहा है ना? ये जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तो 2x वाई क्यूब को सीधे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके देखो और 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करके, अगर सेम आता है तो वही आप समझ आ रहा है? नोट्स में लिख लो बेटा, सुपरमैन मत बना। बोर्ड में तो करना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलो भाई। थोड़ा और फिर नीचे करिए ना। सर पार्शियल इंटीग्रेशन ये होता है फिर इससे अलग मेथड है? यही होता है बेटा पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी यही होता है, आप समझ गए होगे। मतलब कोई हाँ। फंक्शन आए, बोले पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स को वेरिएबल मानना है, बाकी सब कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन केमिस्ट्री में आया था ना वो। डाउ। और नीचे स्कूल। सर इसमें तो फोर्स कंजर्वेटिव आ गया, पर अगर कंजर्वेटिव ना आया तो फिर वो हम जब नॉन कंजर्वेटिव पढ़ेंगे तब बताएंगे, जो इसके जस्ट बाद ही है। मैंने कहा था ना 3 टाइप के होते हैं, यही 3 टाइप हाँ। है बस। इसके अलावा और कोई फंक्शन में आपको नहीं देगा क्वेश्चन। कभी भी फंक्शन वाला क्वेश्चन इन्हीं 3 में से किसी एक टाइप का हो सकता है। ले जाओगे ये तो लाइन वायर है।
कैसा वायर है, किस चीज का है, बोला उन्होंने कुछ? नहीं, वो बोल रहे हैं वायर है ये सर आपने इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखा है? कहाँ बेटा? सर सबसे नीचे वाली लाइन में। ये हाँ सर। सर वो साई की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ अच्छा बना हाँ स्थाई है। डेंसिटी जैसा कुछ ये एक वो ये जो ये सर वो उल्टा 6 बना रखा है ना वो। उल्टा 6, हाँ वही है बेटा। पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है ना वो। हो गया? बबल लिखना ये तो तभी लिखेंगे ना जब दोनों सेम हो, अगर अलग अलग तो फिर वहां रुक जाएंगे आप, फिर वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, पूरा कंजर्वेटिव नहीं बचेगा। अरे, चलो देख के जाएंगे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन से उधर घुमा सकते हैं। किसके लिए था रिएक्शन? यार ये कंजर्वेटिव मैग्नेटिज्म का एक सवाल पूछ लिया, तो ये काफी मिलते जुलते टॉपिक। आपका सवाल है मैग्नेटिक इंडक्शन से, आपको मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये पता है? उसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप किसी भी कंडक्टर में करंट पैदा कर देते हो। गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कर रहा है। समझ आ रही बात? अब आपके पास अगर एक रिंग है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब पता है आपको क्या? जो कंडक्टिंग ना हो। बहुत बढ़िया, उनका जवाब एकदम। एक नॉन सर एक क्वेश्चन कंडक्टिंग पूछा किसने? चार्ज अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज कराओ, उसके लिए आप मैग्नेट की डिस्टेंस उससे बदल सकते हो, तो उसमें करंट पैदा होना चाहेगा। ए यार, वो बैग लेके आए ना अपना, ये पीछे से निकल सर मैग्नेट की बात क्यों चल रही है? हेलो क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है, उसमें करंट आ नहीं सकता, तो फिर चार्ज पार्टिकल पे लगता है फोर्स, जिसकी वजह से चार्ज तो मूव करेगा ही करेगा, तो साथ में आपकी रिंग भी मूव करेगी। अब आपने मोटर ऐसी रिंग से मिलके बनाई है तो घूमने लग जाएगी बेसिकली। कह सकते हैं, कर सकते हैं। सर बीच में मैग्नेट कहाँ से आ गया? बस इतना ही है। सर हाँ भाई, ये देखो, बीच में मैग्नेटिक इंडक्शन वो सब कहाँ से आ गया? ये वो है सड़क पे दो लोग लड़ रहे हैं, बीच में घुस गए। अरे भाई प्लीज प्लीज, आपका क्या लेना देना है सर? आपको मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या करना है? हमारा हमारे तो हो गया आधा नहीं। अरे बस, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो भाई। सर वही पूछ रहा था वो कि कौन पूछ रहा है क्वेश्चन। आवाज ही नहीं आ रही है, रुक जाओ रुक जाओ, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ।
ये फोर्स है और ए से जा रहे हैं हम बी की तरफ। बताइए, सबसे पहले तो आपको यही बताना है वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको बतानी है वर्क डन क्या होगा। आई कैप के साथ तो यही है बेटा, और ये देख के बता देना चाहिए, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस चीज में। बस उसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ही तो करना है। क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड क्यूब, दूसरे वाले को y के रिस्पेक्ट में, वहाँ y नहीं है तो dy का क्या आ जाएगा, y वाई जेड क्यूब। सर नॉन कंजर्वेटिव है। जल्दी से, मैं यही कह रहा हूँ कि एग्जाम में वो पूरे स्टेप्स नहीं लिखने हैं, ऐसे सीधे वही आंसर हो गया, एक्स वाई जेड क्यूब आंसर है, उसमें लिमिट पुट कर। कंजर्वेटिव 54 राइट है, माइनस 54 ना प्लस 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 प्लस, खुद ही बोल के, खुद ही ना बोल के और खुद ही उसका उल्टा बोल दिया। नहीं 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 तुम पहले अपने आप से बात कर लो, फिर बाहर बताना, तो मन में करो बेटा। धीरे धीरे सबको सुनाई दे रहा है वो सबका हो गया। तो वर्क आ जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड क्यूब डी एक्स, अब मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख रहा हूँ, प्लस एक्स जेड क्यूब डी वाई प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर डी जेड। समझ आया। पार्शियल इंटीग्रल इसका करेंगे तो ये मिलेगा एक्स वाई जेड क्यूब, पार्शियल इसका करेंगे तो ये मिलेगा एक्स वाई जेड क्यूब, पार्शियल इसका करेंगे तो ये मिलेगा एक्स वाई जेड क्यूब। तो इसे लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड क्यूब, यानी कि एक्स वाई जेड क्यूब। एक ही चीज आई जा रही है तब से। और लिमिट आपके पास है 0 1 -1 से लेके 1 2 3। तो एक बार x की जगह 1 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब -0, ये तो 0 ही हो गया। कोई दिक्कत और एक करें। हाँ सर अभी तो ऐसे ओरली करेंगे। अब ओरली करके बता देना। हाँ डायरेक्टली अभी लिखेंगे। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे। आखिरी वाला नॉन कंजर्वेटिव करनी पड़ती है ना यार, क्या करना है। ऐसे अभी अभी इसमें ही बना दो ना क्वेश्चन। बना रहे चिंता मत करो। इसका आंसर क्या लिख दोगे, नॉन कंजर्वेटिव। कारण क्या है, वाई का स्क्वायर क्या वाई का अबे यार एक तो ये इतना बुरा हो गया है ना।
कॉपी करते ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो एक बच्चा बोलेगा स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं सर, सुन लिया आपने। ये तो वही बात वाइब्रेट स्क्वायर होना चाहिए। आएगा आएगा। वरना नॉन कंजर्वेटिव। अरे यार चल भी गया वो देख 2xy²z। थोड़ा लेट है लेकिन चलता। इसका मैं लिखूं क्या एक्सप्लेनेशन? 31 सर 31 है आंसर। समझ आया? क्लियर है, मतलब समझ आ गया है तुमको, है ना? क्या आ जाएगा इंटीग्रल x y स्क्वायर z। x y स्क्वायर z स्क्वायर। 32 माइनस कितना हो गया? किसी को भी डाउट है तो बोलो, आगे लिखो। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ बस यार, इसमें हो सकता है मेरी भी स्किल हो, मैंने तुम्हें सिखा दिया। अपने आप को सुपरमैन समझते हैं। किसी ने पिछली बार तारीफ कर दी तो बोल रहा था आदमी झूठी तारीफ क्यों करते हो, है ना? प्लीज प्लीज, ठीक है ना? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहने दो तुम यार। ये सुपरमैन है, बस ये सब सीख लेते हैं जल्दी, है ना? सुपरमैन की बात ही बड़ी है। ये मुझे नहीं, सबको सिंपल लगा होगा क्योंकि आपने इतना अच्छा पढ़ा है। अरे बस झूठी तारीफ नहीं पसंद मुझे, ठीक है? चलो, किसने? अन्वेषा मैम बोल रहे थे। तुम्हारी? किसको कंप्लेन करी? अन्वेषा मैम से कंप्लेन करी? तुमसे कंप्लेन करके क्या होगा? नहीं, पर होगा क्या उनसे कंप्लेन करके? कंप्लेन करेंगे तो रोहन सर से करेंगे ना, वो एकेडमिक हेड है। वो है ना, मेरे को भी लगा कि तुम डर गए क्या? कोई क्या करेगा, तुम्हें घर पे फोन करेगा तो बोल देना मैं ऐसे ही हूँ, मैं क्या करूँ? घर वाले तो जानते होंगे ना तुमको, फिर क्या बात है? चलो, अगर नॉन कंजर्वेटिव दिया होगा तो देखो, जैसे मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं नहीं तो, है ना? जैसे मान लो आपको मिल जाए फोर्स, यह है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा फ्रॉम ए पॉइंट, जिसे ले लेते हैं 2,2 टू बी पॉइंट 1,1। अब बात यह है ना, आप ये सोचते देखो, इससे पहले आप क्या करते थे, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट दिया रहता था और आप आंसर बता देते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये नहीं बताया था मैं ए से भी किस रास्ते से लेके जा रहा हूँ, लेंथ तो अलग अलग हो सकती है ना, बस हमें इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट पता है। सेम चीज अगर यहाँ पे करके दे दी जाए तो देखो सॉल्यूशन तो आप ऐसे ही करोगे, आप कहोगे वर्क, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। समझ आया? यहां से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई प्लस एक्स डी एक्स। अरे डी वाई, ये तो मैंने कंजर्वेटिव दे दिया यार, किसी ने मना भी नहीं किया। उल्टा कर लो, ठीक है ना? इसे उल्टा कर लो बस। यह है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप,
तो यहाँ से आपको मिलता है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इससे भी कंजर्वेटिव आ गया, ये भगवान, एक्स स्क्वायर कर लो। समझ आया? अब आप यहाँ पे आते तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हो सकता है ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, तो आप पार्शियली इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो यहाँ पार्शियली इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलता? यहाँ आपको मिलता एक्स वाई, जबकि यहाँ पार्शियल करने पे आपको मिलता वाई। तो ये दोनों क्या है? सेम नहीं है। यहाँ से आपको पता लगा नॉन कंजर्वेटिव। क्या मैं अब इसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो आंसर है कि नहीं? नहीं, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, अनलेस कि जो पाथ है वो दिया गया हो। क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की यहीं पे अगर डेफिनेशन लिखनी हो, वही मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर तो यहाँ आगे क्या लिख लोगे इसमें? नहीं वो तो ठीक है, Cannot be तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि improper. वर्क कैन ओनली बी कैलकुलेटेड, वर्क कैन ओनली बी कैलकुलेटेड if relation between x and y is known, x and y is known। अब सोच के बताओ, अगर आपको x और y में रिलेशन पता होती तो आप dx के साथ y को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूशन। और x की जगह y के टर्म्स में लिख देते dy के साथ, तो इंटीग्रेशन हो पाता ना। ये जो x और y की रिलेशन होती है वही बेसिकली पाथ होता है, कि आप किस कर्व के थ्रू लेके जा रहे हो ऑब्जेक्ट को a पॉइंट से b पॉइंट। बात समझ आ रही? तो जब तक मुझे पाथ नहीं पता होगा, यानी एक्स और वाई में रिलेशन नहीं पता होगी, मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन भी है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। यानी अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं ऐसे लेके गया हूं ये और ये अगर W1 है, ये W2 है और ये W3 है, और तीनों के पाथ की डिस्टेंस आप देख सकते हो अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये तीनों इक्वल नहीं होने वाले हैं, तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, वहां पे जाके अटक जाओगे, उसके आगे करोगे क्या उसके लिए? अब यहीं पे कोई चाहे तो क्या दे देगा आपको? रिलेशन दे देगा। अगर रिलेशन दे दी तो फिर हम निकाल सकते हैं। मैं भी करके बता दूं? नहीं नहीं, प्रोजेक्टर कैसा आएगा? अरे फोर्स कौन सा लगेगा? सीखने के बाद तो फोर्स लगना बंद हो जाता है ना, तो फिर वर्क कैसे होगा? क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्स आपको दिया गया है, यही वाला ले लेता हूं मैं, वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, फ्रॉम ए ले लेता हूं मैं 0,1 टू बी 2,2 on the path y is equal to x square. Find its work done. हाँ, कौन से वाले? किसकी? फोर्स की इक्वेशन को? हाँ, सेटिस्फाई करना। अच्छा, इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक सेकंड सोच समझ के लिख देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ले लो फिर,
चलो तो ये भी एक हिंट होगा, कभी भी कर्व की इक्वेशन दी हो या पाथ दिया हो तो मतलब कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। आज जो हमने पढ़ा है ना, ये मान के चलो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन मेंस में आ ही जाता है, जिसमें सिर्फ आपको फंक्शन दिया रहता है और वर्क डन पूछा होता है। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो बस आपको वो 3 फॉर्म और नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये चीज याद रखनी है। तो आज के लेक्चर का वर्थ निकल जाएगा। मतलब अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स कैसे होता है, उसमें मैकेनिक्स जैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, है ना। बाकी ये है प्योरली कैलकुलस वाला। हाँ ऐसे ही आ जाएगा। एफ डॉट डी एस करोगे तो अब बस क्या रिप्लेस कर दो, y की जगह क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, y। ठीक है ना। फंक्शन कैसा, x की लिमिट डाल दो और इसमें y की लिमिट तो बड़ा। ठीक है, तो वर्क यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, 1/3 माइनस 8/3 प्लस 1/2 माइनस 8 नहीं, हाँ 8 ही तो हुआ। कितना हो गया वर्क डन, -59/6। समझ आया। अगर उन्होंने पाथ नहीं दिया है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर वर्क डन कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, इक्वेशन याद रखने की कहाँ जरूरत है, नहीं अगर ऐसे किसकी इक्वेशन है उससे हमें मतलब ही नहीं है ना। आपको तो एक्स और वाई में रिलेशन दी होगी, रिप्लेस तो कर ही सकते हो ना यहाँ से डायरेक्टली। कर सकते हैं, बात तो सही है, पर ऐसा रेयरली होगा, मॉड्यूल में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, देखना एक बार। ठीक है, चलो आज यहीं तक करेंगे। Thank you, sir. Bye, sir.